डियर स्टूडेंट्स, मैंने पूरी फिजिक्स से 30 प्रॉब्लम सेलेक्ट किए हैं। लगभग हर चैप्टर से आपको प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनसे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट पर प्रॉब्लम्स आपको जेईई में देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक क्विक रिवीजन है पूरी फिजिक्स का थ्रू दीज 30 प्रॉब्लम्स। तो इसे ध्यान से देखें। ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कार्बन 14 न्यूक्लियस विच इज रेडियोएक्टिव डिकेज इनटू अ बीटा पार्टिकल, अ न्यूट्रिनो एंड नाइट्रोजन 14. In a particular decay, the beta particle has momentum p and the nitrogen nucleus has momentum 4p by 3 at an angle of 90 degree to p. In what direction do you expect the neutrino to be emitted and what would be its momentum? पहले रिवीजन कर लेते हैं यार। कार्बन 14 अनस्टेबल आइसोटोप है, तो वो नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट करना चाहता है। साथ में एक बीटा पार्टिकल और एक न्यूट्रिनो निकलता है। अब किसी भी प्रोसेस में यार लीनियर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। कोई भी डिके प्रोसेस हो उसमें टोटल लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होना ही चाहिए। अब अगर हम मान लें कि जो नाइट्रोजन 14 का न्यूक्लियस है वो जो बीटा पार्टिकल है वो p का मोमेंटम लेके चलता है, तो जो नाइट्रोजन 14 का न्यूक्लियस है उसका मोमेंटम 4p/3 है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पूछा है कि जो न्यूट्रिनो है ये किस डायरेक्शन में और कितना मोमेंटम लेके एमिट होना चाहिए। अरे सिंपली मोमेंटम कंजर्वेशन कर देते हैं। लेकिन चलो पहले एक बात सोचते हैं कि ये न्यूट्रिनो किस डायरेक्शन में एमिट हुआ होगा। तो मैंने न्यूट्रिनो के एमिशन के कुछ डायरेक्शन देखे, एक एक डायरेक्शन को चेक करते हैं और रिजेक्ट करते हैं। अगर वो सही नहीं है तो रिजेक्ट कर देंगे। जैसे ये वाला डायरेक्शन अगर हम देखें कि न्यूट्रिनो इस डायरेक्शन में एमिट हुआ होगा, तो ऐसे में तो वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन फेल हो रहा है, क्योंकि जो रिएक्टेंट है, जो लेफ्ट हैंड साइड है, उसके पास तो ना एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम है ना वाई डायरेक्शन में। अगर हम ये वाला मोमेंटम मान लें न्यूट्रिनो के लिए अगर हम ये वाला डायरेक्शन मान लें तो भी वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन फेल हो रहा है। न्यूट्रिनो के लिए ये वाला डायरेक्शन भी मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ भी वाई डायरेक्शन में प्रोडक्ट्स के पास नॉन जीरो मोमेंटम आ जाएगा और रिएक्टेंट के पास वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं है। न्यूट्रिनो के चलने का ये डायरेक्शन भी अगेन फिर से फेल हो रहा है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन फेल हो रहा है। न्यूट्रिनो के चलने का ये डायरेक्शन क्यों गलत है, सोचिए थोड़ी देर। अगर ये डायरेक्शन सेलेक्ट कर ले तो इस डायरेक्शन में क्या बुराई है। अरे इस डायरेक्शन में बुराई ये कि वाई डायरेक्शन वाला मोमेंटम तो चलो आप सेट कर लोगे। अगर आप इस मोमेंटम को, न्यूट्रिनो के इस मोमेंटम को 4p/3 ले लो, तो टोटल प्रोडक्ट के पास वाई डायरेक्शन में मोमेंटम 0 है। लेकिन फिर एक्स डायरेक्शन में बीटा पार्टिकल का जो मोमेंटम है उसको जस्टिफाई कैसे करोगे, जबकि रिएक्टेंट के पास तो एक्स डायरेक्शन में भी कोई मोमेंटम नहीं है। तो इसका मतलब ये भी काम नहीं करेगा। फाइनली मैंने देखा है कि ये वाला जो मोमेंटम है, अगर ये न्यूट्रिनो के पास हो तो आपका टोटल मोमेंटम एक्स में भी कंजर्व रहेगा और टोटल मोमेंटम वाई में भी कंजर्व रहेगा। तो कुल मिला के न्यूट्रिनो के पास जो मोमेंटम बचना चाहिए वो ये बचना चाहिए। तो अब सिचुएशन ये रही कि जो बीटा पार्टिकल है वो p का मोमेंटम लेके जा रहा है और जो नाइट्रोजन 14 है ये 4p/3 का मोमेंटम लेके जा रहा है। तो जो न्यूट्रिनो बच रहा है उसका मोमेंटम कितना हो कि वो टोटल मोमेंटम 0 आ जाए। अब न्यूट्रिनो का मोमेंटम अगर हम कुछ p1 मान लें और इसका जो एंगल है ये कुछ थीटा मान लें, तो आप देख सकते हैं कि p1 cos थीटा, मोमेंटम कंजर्वेशन कर रहा हूं एक्स डायरेक्शन में, p1 cos थीटा p के बराबर हो जाएगा और p1 sin थीटा न्यूट्रिनो का मोमेंटम है माइनस वाई डायरेक्शन में, जो कि 4p/3 के बराबर हो जाएगा। तो 4p/3 के बराबर हो जाएगा। अब यहां से हम लोग tan थीटा निकाल सकते हैं। अगर डिवाइड कर दें तो tan थीटा की वैल्यू आ जाती है, आप देखें तो tan थीटा की वैल्यू आ जाती है 4/3, और tan थीटा की वैल्यू अगर 4/3 आ जाती है तो थीटा की वैल्यू 53 डिग्री आ जाती है। अब p1 की वैल्यू देखें, यानी न्यूट्रिनो किस मोमेंटम से फायर हुआ होगा वो देखें, तो p1 की वैल्यू इस इक्वेशन से, आप इस इक्वेशन में गौर करिए, p/cos थीटा आ जा रही। tan थीटा की वैल्यू अगर 4/3 है तो sin थीटा की वैल्यू 4/5 हो जाएगी, तो cos थीटा की वैल्यू 3/5 हो जाएगी। तो अगर cos थीटा की वैल्यू 3/5 ले ले तो ये आ जाता है 5p/3, यानी न्यूट्रिनो इतने मोमेंटम से फायर हुआ होगा। तो ये मेरा अंदाजा है कि ऐसा कोई सवाल आना चाहिए जिसमें मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आपका चेक हो जाएगा, और प्लस मोमेंटम कंजर्वेशन यानी मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो मेरा ऐसा अंदाजा है कि ऐसा क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया है, मुझे लगता है वेव ऑप्टिक्स पे कोई क्वेश्चन आना चाहिए, तो मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं आएगा बल्कि इसके जैसा कोई क्वेश्चन आना चाहिए।
अब ये क्वेश्चन क्या है कि YDAC है और कैपिटल D की वैल्यू 1 मीटर दे रखी है, यानी स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का क्या है 1 मीटर दे रखा है। स्मॉल d यानी दोनों स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर दे रखा है, और लैम्डा जो वेवलेंथ है जो स्लिट से निकल रही है और स्क्रीन पर गिर रही है वो 0.5 मिलीमीटर दे रखी है। अब YDAC में क्या होता है कि भाई S1 और S2 से लाइट्स चलती हैं और स्क्रीन पर किसी पॉइंट P पर पहुंचती है, तो पॉइंट P पर या तो मैक्सिमा मिलता है या मिनिमा मिलता है। पॉइंट P पर अगर आपको मैक्सिमा चाहिए, वो भी फर्स्ट मैक्सिमा चाहिए, तो S1 से और S2 से जो दो लाइट रेज चल रही हैं उनके बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा होना चाहिए। अगर आप अपने पुराने रटे रटाए फॉर्मूले को याद करें तो फर्स्ट मैक्सिमा की जो पोजीशन होती है y1, याद करिए क्या होती थी, ये फॉर्मूला होता था लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो यहां से ये आंसर आ जा रहा है, यानी पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा जो आ जा रहा है वो आ जा रहा है कैपिटल D/2। मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, मैं सारी वैल्यूज लिख रहा हूं, तो ये 0.5 मीटर आ जा रहा है, यानी यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा होना चाहिए पुराने फॉर्मूले से। लेकिन आप याद करो कि ये वाला फॉर्मूला हमारा तभी वैलिड होता था जब ये एंगुलर एलिवेशन थीटा बहुत छोटा होता था, तभी ये फॉर्मूला वैलिड होता था। ये एंगल थीटा बहुत छोटा होना चाहिए तभी ये फॉर्मूला वैलिड होता था, ये हम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन लिया था। लेकिन यहाँ पर थीटा की वैल्यू छोटी नहीं है, जैसे आप इस ट्रायंगल से अगर साइन थीटा की वैल्यू देखें तो लैम्डा अपॉन d, लैम्डा अपॉन स्मॉल d, लैम्डा अपॉन स्मॉल d जरा रेशो देखिए कितना है, अरे लैम्डा अपॉन स्मॉल d रेशो तो 1/2 है। यहाँ से तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ जा रही है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ जा रही है। अब थीटा ये इतना बड़ा एंगल है कि साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, अप्रोक्सीमेशन फेल हो जाता है और YDAC के सारे फॉर्मूले यहाँ पर फेल हो जाते हैं। तो याद रखिए अगर लैम्डा और स्मॉल d कहीं कंपैरेबल हो गए तो YDAC के रटे रटाए फॉर्मूले फेल हो जाते हैं। वो फॉर्मूले तभी वैलिड होते हैं जब लैम्डा स्मॉल d से बहुत छोटा, जैसे फर्स्ट मैक्सिमा की ये पोजीशन हो जाएगी प्रोवाइडेड लैम्डा जो है वो स्मॉल d से बहुत छोटा। लेकिन यहाँ लैम्डा और स्मॉल d अगर कंपैरेबल है तो हमको इसको बेसिक से करना पड़ेगा, फर्स्ट प्रिंसिपल से करना पड़ेगा। वो कैसे करते? एक बात तो क्लियर है कि पॉइंट P पर फर्स्ट मैक्सिमा तब मिलेगा जब P पर पहुंचने वाली दो रेस के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा हो, और हमने लैम्डा लेके साइन थीटा की वैल्यू निकाली तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। अभी तो बहुत बड़ा ट्रायंगल है जिसका वर्टिकल हाइट OP है, OP को कुछ y मान लेते हैं। अगर इस ट्रायंगल में हम tan थीटा की वैल्यू देखें तो tan थीटा की वैल्यू आ जा रही है y अपॉन कैपिटल D, लेकिन थीटा तो 30 और tan थीटा की वैल्यू 1/√3 आ जाती है। तो यहाँ से y की वैल्यू अगर आप देखें तो ये कैपिटल D अपॉन √3 आ जाती है। तो ये वो जगह है जहां पर फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा, ना कि ये बिल्कुल गलत है। क्या है जो मुझे लगता है जेईई मेन 2018 में कहीं ना कहीं पूछा जाना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट वेव मोशन से है, वेव मोशन और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को मिक्स करके बनाया गया। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 7 ग्राम of nitrogen is mixed with 1 gram of helium in a tube and then sealed. Calculate the velocity of sound through the tube at 27 डिग्री सेल्सियस। किसी भी गैस में साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट गामा RT अपॉन m। ये फॉर्मूला वैलिड है, आइडियल गैस हो या आइडियल गैस मिक्सचर हो, ये गैसियस मिक्सचर है। अब हम फंस गए यार, गामा क्या लें, क्योंकि यहाँ पर जो मिक्सचर है उसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का गामा कुछ और होता है, हीलियम का गामा कुछ और होता है। चलो टेम्परेचर तो ठीक है, मिक्सचर का 27 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करके 300 केल्विन ले लेंगे। मॉलिक्यूलर मास क्या ले, नाइट्रोजन का कुछ और होता है और हीलियम का कुछ और होता है। तो यहाँ पर गामा और मॉलिक्यूलर मास ये हमें मिक्सचर का लेना पड़ेगा। एक बात बहुत ध्यान से आप देख सकते हैं कि जो 7 ग्राम नाइट्रोजन है दिस इज एक्चुअली 1/4 मोल ऑफ नाइट्रोजन, और ये जो 1 ग्राम हीलियम है दिस इज अगेन 1/4 मोल ऑफ हीलियम। अरे ये तो इक्विमोलर मिक्सचर हुआ। और आप थोड़ा सा याद रखें कि अगर डायटोमिक और मोनोटोमिक गैस का इक्विमोलर मिक्सचर हुआ तो उसका गामा फिर 1.5 होता है। ये कैसे होता है? अगर इक्विमोलर मिक्सचर हुआ तो जो CV होता है वो दोनों CVs का एवरेज हो जाता है। तो अगर आप दोनों CVs का एवरेज ले लें तो नाइट्रोजन का CV हो गया 5/2R और हीलियम का CV हो गया 3/2R। इसका एवरेज लेंगे तो ये 2R आ जाता है। अरे अगर ये CV है तो CP कितना हो जाएगा? CP 3R हो जाएगा। गामा होता है CP अपॉन CP, तो गामा 1.5 आ जाएगा, तो गामा तो 1.5 ले लेंगे। अब मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास, सिंस ये इक्विमोलर मिक्सचर है तो जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो भी दोनों गैसेस के मॉलिक्यूलर मास का एग्जैक्टली एवरेज हो जाएगा। तो अगर आप दोनों के मॉलिक्यूलर मास देखें, नाइट्रोजन 28 होता है और हीलियम 4 होता है। 28 और 4 का एवरेज कितना बैठ रहा है? 16। ये 16 ग्राम पर मोल है। बट अगर आप इसको ऊपर इक्वेशन में रखेंगे तो यूनिट सही करके रखिए, इक्वेशन में किलोग्राम चलेगा, तो आप m16 × 10⁻³
kg पर मोल। ये बहुत बड़ी गलती है जो स्टूडेंट्स करते हैं कि ये मॉलिक्यूलर मास आ गया और इसको ग्राम में यहाँ पर फिट कर देते हैं, जबकि हमें SI यूनिट्स देखने चाहिए। तो यहाँ पर 16 × 10⁻³ रखेंगे, गामा की जगह 1.5, R की जगह 8.31, टेम्परेचर की जगह 300 केल्विन। तो जाके साउंड की वेलोसिटी इस पाइप के अंदर जो भी मिक्सचर है उसके अंदर साउंड की वेलोसिटी आ जाएगी। मुझे लगता है इस पर एक क्वेश्चन आना चाहिए, इसलिए भी आ रहे थे क्योंकि कहने को एक सवाल है लेकिन आप देखिए आपके दो कॉन्सेप्ट चेक हो गए, एक तो वेव मोशन का कॉन्सेप्ट और एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का कॉन्सेप्ट। ओके, अगला प्रॉब्लम जो मैंने सेलेक्ट किया है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से है। ये एक स्क्वायर प्लेट है और इस स्क्वायर प्लेट को किसी पॉइंट S से सस्पेंड किया हुआ है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है और ये स्क्वायर प्लेट इस पॉइंट S के अबाउट रोटेट कर रही है। ये एक तरह का सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। ऐसे सिस्टम को फिजिकल पेंडुलम कहते हैं और फिजिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√IS/mgl। ये जो IS है ये S के अबाउट इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और स्मॉल l S और सस्पेंशन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। अब अगर इस स्क्वायर प्लेट का खुद का साइड लेंथ कुछ कैपिटल L है तो स्मॉल l की वैल्यू तो कैपिटल L/√2 आ जा रही है, आप देख सकते हैं कैलकुलेशन से। लेकिन S के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें तो cm के अबाउट पता है और अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करें तो S के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ICM + md²। ICM याद करो, एक स्क्वायर प्लेट का cm के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और cm से पास करने वाले उस एक्सिस के अबाउट जो एक्सिस स्क्वायर प्लेट के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ऐसे एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो ml²/6 होता है। अच्छा, d क्या है? स्मॉल d स्मॉल l ही तो है यार, और अगर d की वैल्यू यहाँ पे डाल दे तो ये ml²/2 हो जाता है। अब अगर ये 1/6 + 1/2 अगर हम ऐड करें 3 ml², ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब अगर सारी वैल्यूज यहाँ पे रख देते हैं तो ये टाइम पीरियड आ जाता है 2π√। अगर IS की वैल्यू रख देते हैं तो ये 2/3 ml² और अगर स्मॉल l की वैल्यू रख देते हैं तो ये L/√2 आ जाता है। तो कुल मिला के ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है 2π√2√2 L/3g। तो ये इस स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जब ये S के अबाउट SHM कर रही है। तो मेरा अंदाजा है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन फिजिकल पेंडुलम का जेईई मेन में आना चाहिए। तो प्रॉब्लम जो मैंने सेलेक्ट किया है वो मॉडर्न फिजिक्स है। चलो भाई मॉडर्न फिजिक्स की तरफ चलते हैं। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। सपोज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर रिलीज इन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हिच पार्टिकल हैज ग्रेटर डी ब्रॉगली वेवलेंथ आफ्टर अ गिवन टाइम। आपको याद भी है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है। तो अगर किसी पार्टिकल का मोमेंटम mv है तो उस पार्टिकल से एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला h/mv होगा। ये रिवीजन कर लो अच्छे से भाई। तो इसका मतलब t टाइम के बाद हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का लीनियर मोमेंटम अगर पता चल जाए तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पता चल जाएगी। अब लीनियर मोमेंटम कैसे पता चलेगा, तो एक रिलेशन यूज करते हैं कि किसी बॉडी पर जो फोर्स लगता है तो फोर्स उस बॉडी के लीनियर मोमेंटम को चेंज कर देता है। एक तरह से न्यूटन सेकेंड लॉ है। तो दोनों में से किसी भी पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम में जो चेंज होगा टी टाइम में वो F × डेल्टा t के बराबर होगा। दोनों पे फोर्स सेम लगेगा, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। प्रोटॉन पर जो फोर्स लगेगा वो E × E, जहां पर स्मॉल e प्रोटॉन का चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो भी स्मॉल e × E, स्मॉल e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। दोनों का चार्ज बराबर, दोनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो दोनों पे फोर्स बराबर। और अगर दोनों पे फोर्स बराबर हो, दोनों का इनिशियल लीनियर मोमेंटम 0 है, तो दोनों का फाइनल लीनियर मोमेंटम भी सेम होगा। अब अगर दोनों का फाइनल लीनियर मोमेंटम सेम हो गया तो दोनों की फाइनल डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी सेम होगी। तो टी टाइम के बाद दोनों सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ से चल रहे होंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया है वो मैग्नेटिज्म से है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करता है, ये क्वेश्चन क्या है देखिए। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो कि +y डायरेक्शन में, और एक पॉजिटिव चार्ज को v की वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड से थीटा के एंगल पर थ्रो किया है। अब ये पार्टिकल कैसे मूव करेगा और इसका क्वेश्चन तो ये कि फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग वन टाइम पीरियड। लेकिन ये मूव कैसे करेगा? क्या ये सर्कुलर मोशन करेगा, क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, क्या ये हेलिकल मोशन करेगा? ये हेलिकल मोशन करेगा। अगर आप वेलोसिटी के कंपोनेंट कर ले v cos थीटा और v sin थीटा, तो v sin थीटा इस पार्टिकल को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देगा और v cos थीटा इस पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में खिसकाता रहेगा।
तो ओवरऑल ये पार्टिकल एक हेलिक्स में चलता रहेगा। इसका जो हेलिकल पाथ है वो कुछ इस तरह का दिखेगा। अब हमें पता करना है कि एक फुल टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये बहुत बढ़िया सवाल है। इसका पाथ हेलिक्स होते हुए भी हम बड़े आराम से वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं जो ये कैपिटल टी टाइम में कवर करेगा। सबसे पहले तो टाइम पीरियड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किसी पार्टिकल के मोशन का, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी पार्टिकल के हेलिकल या सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड होता है 2πm/qb। अब इतने टाइम में ये पार्टिकल v की स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो आप सोचिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब ये कैसे पता स्पीड कांस्टेंट रहेगी? अरे तो सबसे बड़ी बात है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कुछ भी हो जाए, पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन कितना भी चेंज हो जाए, स्पीड नहीं चेंज कर सकती, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कभी किसी पार्टिकल पे वर्क कर ही नहीं पाती। मैग्नेटिक फील्ड किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी चेंज कर ही नहीं सकती। मैग्नेटिक फील्ड किसी पार्टिकल की स्पीड चेंज कर ही नहीं सकती। तो अगर ये पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, अब ये चाहे कैसे भी टेढ़े मेढ़े कर्व पे चले और टी टाइम तक चलता रहा, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो सिंपली v इंटू टाइम पीरियड 2πm/qb। ये पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन सोचो अगर इसी कैपिटल टी टाइम में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता, डिस्प्लेसमेंट, तो वो पिच के बराबर हो जाता, इस हेलिक्स की पिच के बराबर। अब ये हेलिक्स की पिच क्या होती, तो दो कंसेक्यूटिव टर्न्स के बीच का जो गैप है उसको पिच कहते हैं। ये कैपिटल टी टाइम में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, मगर ये s डिस्टेंस है। तो मुझे लगता है इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आना चाहिए। ओके, सेवेंथ प्रॉब्लम जो मैंने सेलेक्ट किया ये थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम हो सकता है, ये जेई एडवांस के लेवल का हो सकता है। ये मैंने इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस से लिया है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। थिकनेस ऑफ द वॉशर शोन इज b, इनर रेडियस इज a, आउटर इज 2a, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वॉशर इज ρ, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी बिटवीन टर्मिनल्स p एंड q। ये जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है ये वॉशर के जैसा है, और इसकी ये जो थिकनेस है या विड्थ जो भी आप कह ले ये b है, और ये टर्मिनल्स p और q निकले हुए हैं, और इसके अक्रॉस हमें इस पूरे वॉशर का टोटल इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस निकालना है। अरे भाई क्यों निकालना है? इसलिए निकालना है कि कभी अगर p और q के बीच में कोई बैटरी कनेक्ट कर दे तो ये बैटरी कितनी करंट सप्लाई करेगी इस वॉशर को, उसके लिए आपको इस वॉशर का टोटल इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस तो निकालना ही पड़ेगा टर्मिनल्स p और q के अक्रॉस। तो चलिए शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम एक छोटी रिंग सेलेक्ट करते हैं, और ये जो रिंग हमने सेलेक्ट की है, मान लेते हैं इस रिंग की अपनी जो रेडियस है ये स्मॉल r है और इस रिंग की विड्थ dr है। सिर्फ इस रिंग का जो रेजिस्टेंस है, जब करंट p से पूरा एक चक्कर लगा के q पर आएगी तो ये पतली dr थिकनेस की रिंग करंट के रास्ते में जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, वैसे तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो इस रिंग का रेजिस्टेंस अगर dr है तो रो हो गया। अब करंट को कितना लेंथ ट्रेवल करना पड़ रहा है, पूरा एक चक्कर 2πr, और करंट को कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पर मिल रहा है वो देख ले, ये b इंटू dr के बराबर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो रिंग का मिल रहा है वो b इंटू dr के बराबर हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस सिर्फ इस व्हाइट पोर्शन का है, और ऐसी बहुत सारी रिंग्स जो है वो इनर रेडियस a से लेकर आउटर रेडियस 2a के बीच में पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर ये सारी रिंग्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा अगर वो r है, तो आपको पता है पैरेलल कनेक्शन में 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 हो जाता है। तो यहाँ पर 1/dr प्लस 1/dr प्लस 1/dr आ जाएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अगर आप इस इंटीग्रेशन को देखें तो ये b/2π रो ये तो आ ही जाता है, और साथ में dr/r ये आ जाता है। अब आप इंटीग्रेशन की लिमिट देखें तो इनर रेडियस a से लेकर आउटर रेडियस 2a तक, ऑब्वियसली ये log r आ जाएगा। इंटीग्रेशन लिमिट रखेंगे तो log 2 आ जाएगा, तो ये b log 2 डिवाइडेड बाय 2π रो, ये इस वॉशर का रेजिस्टेंस आ जाता है टर्मिनल्स p और q के अक्रॉस। कुछ इस तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको जेई मेन में नहीं तो जेई एडवांस में देखने को मिल सकता है। ओके, 8th क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया ये कैपेसिटर से है। कैपेसिटर को ही क्यों छोड़ दें, उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह का, इसको मैं पढ़ता हूं। एन एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस ऑफ 1.3 पिकोफैराड। The separation of the plates is doubled and wax is inserted between them. The new capacitance becomes 2.6 picofarad.
फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द वैक्स। कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि कैपेसिटेंस 1.3 से बढ़ के 2.6, अरे ये तो डबल हो गई, और कैपेसिटेंस अगर डबल हो गई तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ इंसर्ट किया गया होगा वो 2 के बराबर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दे तो कैपेसिटेंस k टाइम्स इंक्रीज कर जा रही। लेकिन यहाँ कुछ और भी कर रहे हैं, यहाँ प्लेट्स के बीच का सेपरेशन डबल कर दे रहे हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को अगर आप मिला के देखें तो पहले हमने प्लेट्स के बीच का सेपरेशन डबल किया तो कैपेसिटेंस हाफ हो गई। आप कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मत भूलिए, एक एयर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। तो डी को अगर आपने डबल किया तो कैपेसिटेंस हाफ हो गई। उसके बाद आपने ये इंसुलेटर पुट किया और अब टोटल कैपेसिटेंस 2.6 हो गई। तो पहले 1.3 का हाफ हुआ और अब 2.6। तो इसका मतलब ओवरऑल चेंज जो इंसुलेटर के फिल करने से आया है वो 4 टाइम्स। इंसुलेटर के फिल करने से अगर कैपेसिटेंस 4 टाइम्स बढ़ गई तो इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 होना चाहिए। तो ऐसा भी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन जेईई मेन में आपको देखने को मिल सकता है। 9th क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, एक सिंपल क्वेश्चन है। इसको पढ़ते हैं। 2 कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई एज शोन अबव ईच हैव चार्ज q, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स व्हेन 2 स्फीयर्स आर कनेक्टेड विद अ कंडक्टिंग वायर। पहला है नो चार्ज फ्लोज। अरे मुझे तो यही सही लग रहा है, अगर दोनों पे चार्ज सेम है तो चार्ज फ्लो क्यों करेगा। अरे भाई चार्ज फ्लो करने का रीजन पोटेंशियल डिफरेंस होता है। चार्ज सेम होने से क्या होता है, जो बड़ा वाला है उसका पोटेंशियल कम होगा और जो छोटा वाला है उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्योंकि किसी कंडक्टिंग स्फीयर पे अगर Q चार्ज है तो उसकी सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। तो छोटे का पोटेंशियल ज्यादा होगा। और जब आप इनको वायर से कनेक्ट करेंगे तो चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। तो चार्ज डेफिनेटली फ्लो करेगा और छोटे से बड़े वाले की तरफ फ्लो करेगा। तो अगर ऑप्शन देखें, ए ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। अगर बी ऑप्शन देखें, चार्ज फ्लोज फ्रॉम लार्जर स्फीयर टू स्मॉलर, नहीं, इसका कोई लॉजिक नहीं है। सी, चार्ज फ्लोज फ्रॉम लार्जर स्फीयर टू स्मॉलर स्फीयर अंटिल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, ना, लार्जर से स्मॉलर तो जाएगा ही नहीं। चार्ज फ्लोज फ्रॉम स्मॉलर स्फीयर टू लार्जर स्फीयर अंटिल द इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे इसका पहला हाफ तो सही लिखा है कि चार्ज स्मॉलर स्फीयर से लार्जर स्फीयर की तरफ जाएगा, और कह रहे हैं कि तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ना हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं करनी है भाई, चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो लास्ट ऑप्शन पढ़ते, चार्ज फ्लोज फ्रॉम द स्मॉल स्फीयर टू लार्जर स्फीयर अंटिल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ईच ऑफ ईच स्फीयर इज द सेम। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो लास्ट ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगी यार, जब चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलग अलग ही होगी यार। इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे वाले स्फीयर की सरफेस पे ज्यादा होगी और बड़े वाले स्फीयर की सरफेस पे कम होगी। ये भी एक बढ़िया एक्सरसाइज है। जब दोनों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो आप देखेंगे बड़े स्फीयर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम और छोटे स्फीयर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी रिवीजन कर ले। किसी कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जाहिर सी बात है, जो छोटा स्फीयर है उसकी सरफेस पे सिग्मा ज्यादा होगा। अब उसकी सरफेस पे सिग्मा क्यों ज्यादा होगा, तो चलो एक बार सिग्मा भी देख लें। कहने को क्वेश्चन पोटेंशियल का था, चलो ये सब रिवीजन भी कर लेते हैं। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है किसी कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस पर, वो हो जाती है Q/4 पाई r स्क्वायर। तो अगर आप देख ले दोनों स्फीयर की सरफेस पे जो चार्ज डेंसिटी है उनके रेशो अगर आप देख ले, तो ये Q1/Q2 और ये साथ में R2/R1 आ जाता है। लेकिन जो Q1/Q2 है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो रेडियस के रेशियो में होगा, तो Q1/Q2 इज R1/R2, तो ये कुल मिला के R2/R1 आ जाता है। तो आप देखें कि जो सिग्मा है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी जो छोटा है उसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, पोटेंशियल दोनों का सेम होगा जब आप वायर को कनेक्ट कर देंगे। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, SHM हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, एक क्वेश्चन वेव का हो गया, हीट का हो गया, क्या बचा, ऑप्टिक्स। चलो एक क्वेश्चन ऑप्टिक्स का लेते हैं। बेसिकली क्वेश्चंस नहीं है बल्कि कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन हो रहा है थ्रू प्रॉब्लम्स, तो ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स में से भी मैंने प्रिज्म का क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। तो अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ें, गिवन दैट म्यू इज इक्वल टू 2/√3, एंगल A is equal to 90 degree, a light ray is incident and one phase, find angle of incidence for maximum deviation।
हमें थीटा की वैल्यू निकालनी जिससे ये लाइट रे इस प्रिज्म से एग्जिट करे और इसका डेविएशन सबसे ज्यादा हो। अब आप सोचिए मैक्सिमम डेविएशन तो तभी हो सकता है जब लाइट रे ग्रेजिंग इमरजेंस करे, ये एंगल 90 डिग्री हो जाए तो लाइट सबसे ज्यादा डेविएट इसी केस में करेगी। लेकिन सोचो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो फिर ये एंगल क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। अब क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालते हैं। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंस, जो रेयर मीडियम है उसका म्यू और डिवाइडेड बाय जो डेंस मीडियम है उसका म्यू। तो अगर आप ऐसा करें म्यू रेयर तो 1 हो गया, एयर हो गया और म्यू डेंस 2/√3 हो गया, तो ये √3/2 आ जाता है जो कि ऑब्वियसली 60 डिग्री आ जाता है। इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री है। फिर आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का सम ए के बराबर होता है। भाई ये प्रिज्म की प्रॉपर्टी है, ये भी रिवाइज करो, याद करो। तो ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो निश्चित रूप से ये एंगल 30 डिग्री हो गया। अब तो ये स्नेल्स लॉ का क्वेश्चन हो गया कि आपको थीटा निकालना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है सो दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री हो जाए। तो अब तो हम स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2। अब यहाँ पर μ1 क्या है बोलो? μ1 तो एयर है, लाइट एयर से प्रिज्म के अंदर घुस रही है तो μ1 1 ले लिया, θ1 थीटा है और वही आपको निकालना भी है। μ2 अगेन 2/√3 sin θ2 30 है, sin 30 1/2। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाती है, आप देख रहे हैं थीटा की वैल्यू आ जाती है साइन इनवर्स 1/√3। तो ये वो स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए इस लाइट रे का ग्रेजिंग इमरजेंस होगा, यानी यूं कह ले मैक्सिमम डेविएशन होगा। अब एक और एक्स्ट्रा बात, अगर ये मैक्सिमम डेविएशन कितना हुआ है ये आपको निकालना है तो फिर याद करो डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है। डेविएशन का फॉर्मूला होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस माइनस ए, θ1 प्लस θ2 माइनस ए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, एंगल ऑफ इमरजेंस 90, ए की वैल्यू 90। तो इसका मतलब ये जो आपने थीटा निकाला ये एक तरह से इस लाइट रे का डेविएशन भी है जो कि मैक्सिमम डेविएशन है। डेविएशन थोड़ा सा याद करो तो डेविएशन क्या होता है, अभी अगर प्रिज्म नहीं होता तो लाइट ऐसे सीधे जा रही थी, प्रिज्म के होने की वजह से लाइट जितना एंगल टर्न कर जा रही है इसको डेविएशन कहते हैं और इस केस में ये लाइट मैक्सिमम डेविएशन कर रही है। अगला प्रॉब्लम लेते हैं ग्रेविटेशन का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। द थिन रॉड ऑफ लेंथ L मास m is bent to form a semicircle. What will be the gravitational potential at the center of the circle? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक ऐसी क्वांटिटी है जो कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती। कुछ भी हो जाए किसी भी मास की वजह से और उससे r डिस्टेंस पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो -gm/r होता है। ये किसी पॉइंट मास की वजह से वैलिड है। ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, लेकिन ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड मास कि इस मास पर आप कहीं भी खड़े हो जाएं तो जिस पॉइंट पर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है ये पॉइंट इस मास से r डिस्टेंस पर है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस रिंग की वजह से, सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से भी यही हो जाएगा -gm/r। अब यार r की बात रही तो ये रॉड L लेंथ की थी और आपने उसको सेमी सर्कल में मोड़ दिया है तो L बराबर πr होना चाहिए। यहाँ से अगर हम r की वैल्यू ले ले तो ये -g, r की वैल्यू क्या है भाई L/π, तो -g πm/L। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है इस रिंग के, सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पर। याद रखिएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कभी पॉजिटिव नहीं होता, किसी भी मास की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है -gm/r। ओके, 12th प्रॉब्लम लेते हैं। ये फ्लूइड मैकेनिक्स से है और एक विस्कोसिटी का कांसेप्ट भी इस पे आ रहा है। इस क्वेश्चन को अगर पढ़े, सॉलिड स्टील बॉल फॉल्स डाउन विथ टर्मिनल वेलोसिटी इन अ विस्कस लिक्विड, rate of mechanical energy loss, that is rate of heat production, depends upon its radius as। ये बॉल नीचे जा रही है तो इसकी मैकेनिकल एनर्जी का लॉस क्यों हो रहा है भाई? ये बॉल नीचे जा रही है तो इस पे ड्रैग फोर्स लग रहा है। ड्रैग फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है और जब ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगता है किसी बॉडी पर तो उसकी एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी हीट में बदलती रहती है। ड्रैग फोर्स जो वर्क करता है एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में, अगर हम देखें तो इस ड्रैग फोर्स ने जो वर्क किया होगा, ड्रैग फोर्स डॉट ds, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में ड्रैग फोर्स ने जो वर्क किया होगा वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, जहां ds बॉल का छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। अब
ये जो वर्क कर रहा है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यही वर्क मैकेनिकल एनर्जी के लॉस में चला जाता है। तो अगर हमें पता करना है कि किस रेट से एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो हमें निकालना पड़ेगा कि ड्रैग फोर्स किस रेट से वर्क कर रहा है। तो अगर आप dt से डिवाइड कर रहे हैं तो ये ds अपॉन dt, ये तो वेलोसिटी हो गया, तो ये हो गया ड्रैग फोर्स इनटू वेलोसिटी। लेकिन इस समय बॉल टर्मिनल वेलोसिटी पे चल रही है। अच्छा, ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला बाय स्टोक्स लॉ की अगर स्फेरिकल बॉडी है तो 6 पाई ईटा आर वी के बराबर होता है। और इसमें खुद टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर आप याद करें, भाई फॉर्मूले तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, तो 2/9 सॉलिड की डेंसिटी माइनस लिक्विड की डेंसिटी और आर स्क्वायर इंटू जी और डिवाइडेड बाई ईटा। तो आप टर्मिनल वेलोसिटी की आर पे डिपेंडेंस देख रहे हो और आप ड्रैग फोर्स की आर और वी पर डिपेंडेंस देख रहे हो। इस तरह से जो रेट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लॉस है, जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन के रेट के बराबर है, वो आ जाता है एक तरह से। अगर आप ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला देखें, और इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि हमें सिर्फ डिपेंडेंस चाहिए। ओके, तो ये आप देखें तो ये जो dw अपॉन dt है, ये r पे कैसे डिपेंड कर रहा है। एक r यहाँ पर आ रहा है, लेकिन यहाँ v आ रहा है, v के खुद के फॉर्मूले में r स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर भी v आ रहा है। तो एक तरह से dw अपॉन dt की जो डिपेंडेंस है उसमें एक r आ जाएगा, v ये और ये v जो रिपीट हो रहा है, तो ये v स्क्वायर हो जाएगा। जब आप v स्क्वायर करेंगे तो ये r टू दी पावर 4 पर डिपेंड करने लगेगा। एक r यहाँ भी है, तो जो रेट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लॉस है उसकी r पर जो डिपेंडेंस है वो r टू दी पावर 5 को प्रोपोर्शनल होगा। तो ये ए ऑप्शन आ जाएगा। r टू दी पावर 5 पर डिपेंड करने का मतलब ये भी हो गया कि अगर अभी आप डबल रेडियस की बॉल ले लेते तो जो रेट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लॉस है या रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन है, r को आप डबल कर दे तो ये 32 टाइम्स ज्यादा होता, इंक्रीज कर जाता। ओके, 13 क्वेश्चन लेते हैं। ये सरफेस टेंशन का प्रॉब्लम है। क्या है क्वेश्चन? इसमें कहा है कि एक ड्रॉप की रेडियस 10 सेंटीमीटर है और वाटर का सरफेस टेंशन 0.07 न्यूटन पर मीटर है और आउटसाइड प्रेशर 0 है। तो पूछा इस ड्रॉप के अंदर कितना प्रेशर होगा। यार एक रूल की तरह है कि जो ड्रॉप के अंदर प्रेशर होता है वो आउटसाइड प्रेशर से हमेशा 2T/R ज्यादा होता है। ये रूल की तरह याद रखिए कि ड्रॉप के अंदर प्रेशर बाहर से 2T/R ज्यादा होता है, लेकिन बाहर तो 0 प्रेशर है, बाहर वैक्यूम है, तो अंदर जो प्रेशर होगा वो सिंपली 2T/R के बराबर हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर सारी वैल्यूज रख दे, सरफेस टेंशन दिया हुआ है और ड्रॉप की रेडियस ले ले, मीटर में लेना पड़ेगा तो 0.01 ले ले, सॉरी 0.1 हो जाएगी सिंपली ड्रॉप की रेडियस अगर आप ले ले। तो ये ओके, ये आ जाता है 0.1 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया है। तो ये एक तरह से आ जाता है 0.14 और डिवाइडेड बाय 0.1, तो इट इज 1.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर आउटसाइड प्रेशर 0 है तो ड्रॉप के अंदर प्रेशर 1.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ओके, 14th क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस इमर्ज इन वाटर टू दैट इन केरोसिन ऑयल। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन इज 0.8 एंड दैट ऑफ आइस इज 0.9। ये आइस ब्लॉक है, इसका कुछ हिस्सा, कुछ वॉल्यूम, लेट्स से सम V1 वॉल्यूम वाटर के अंदर है और इसका टोटल वॉल्यूम मान लेते हैं कुछ V है। अब इसका कुछ वॉल्यूम वाटर में और कुछ केरोसिन ऑयल में है। ऐसा इसलिए क्योंकि आइस की डेंसिटी वाटर से तो कम है, तो वाटर में तो फ्लोट ही करेगा, लेकिन आइस की डेंसिटी जैसे आप देख रहे हैं 0.9, तो ये ऑयल से ज्यादा है, तो ये ऑयल में डूबने की कोशिश करेगा। दैट्स वाई ये ऑयल और वाटर के इंटरफेस पे आके तैरने लगता है। और अगर हमें पता करना है कि इसका कितना वॉल्यूम वाटर में है, तो वाटर में जो वॉल्यूम है और डिवाइडेड बाय इसका जो टोटल वॉल्यूम है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अगर हम
नीचे जो हैवी लिक्विड है उसकी डेंसिटी ρ1 मान ले, और ऊपर जो हल्का लिक्विड है उसकी डेंसिटी ρ2 मान ले, और जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी ρs ले ले। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये ρs माइनस ρ2 डिवाइडेड बाय ρ1 माइनस ρ2। ये फॉर्मूला आप याद रखिए कि जब कोई सॉलिड दो लिक्विड्स के इंटरफेस पे फ्लोट करता है कि उसका कुछ वॉल्यूम नीचे वाले लिक्विड में और कुछ वॉल्यूम ऊपर वाले लिक्विड में, तो जो नीचे वाले लिक्विड में उसका वॉल्यूम फ्रैक्शन है उसका फॉर्मूला ये होता है। अब अगर आप ρs की वैल्यू देखें यानी सॉलिड की डेंसिटी, आइस की डेंसिटी, तो वो 0.9 है, ρ2 यानी केरोसिन ऑयल की डेंसिटी तो वो 0.8 है, और डिवाइडेड बाय ρ1 माइनस ρ2 यानी वाटर की डेंसिटी माइनस ऑयल की डेंसिटी। तो अगर आप ये करें तो ये 0.2 आ जाता है। तो ये कुल मिला के 1/2 आ जाता है, यानी ये 50-50 हो गया, आधा वाटर के अंदर और आधा ऑयल के अंदर। याद रखिएगा अगर आइस प्योरली वाटर में फ्लोट करती और ऊपर ऑयल नहीं होता तो वाटर के अंदर इसका 90% पोर्शन होता। अभी भी अगर आप ρ2 को यहाँ पे 0 रख दे तो V1/V 0.9 आ जाता। ओके, 15th क्वेश्चन लेते हैं। ये अगेन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से है, एडियाबैटिक प्रोसेस का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। 1 मोल ऑफ हीलियम अंडरगोज एडियाबैटिक एक्सपेंशन सो दैट टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 1000 केल्विन टू 400 केल्विन, और पूछा है फाइंड वर्क डन बाय द गैस। तो एक गैस एडियाबैटिक एक्सपेंशन करती है, सडनली एक्सपैंड हो जाती है, गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो गैस इज डूइंग वर्क अगेंस्ट इट्स सराउंडिंग। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन है वो तो इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस पर होता है। आप हीट तो देते नहीं, तो गैस जो भी वर्क करती है वो अपनी इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज करके करती है, तो W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू हो जाता है। डेल्टा यू का जो फॉर्मूला होता है वो NCV फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अगर मैं माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये NCV T1 माइनस T2 हो जाता है। अब सारी वैल्यूज रख देते। 1 मोल गैस है, CV हीलियम है तो 3/2R ये हीलियम का CV हो गया। T1 माइनस T2 ये तो सिंपली 600 दिख रहा है ना, तो ये एक तरह से आ जाता है 900R। तो इतना वर्क इस गैस ने किया है इस एडियाबैटिक एक्सपेंशन के दौरान। गैस की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करी है। अगर आप इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालें तो वो -900R आ जाएगा। अच्छा, आपने हीट कितनी दी इस प्रोसेस में? रिमेंबर दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस, तो आपने कोई हीट नहीं दी, और ये वर्क जो आपको मिला है ये गैस ने अपनी इंटरनल एनर्जी को खर्चा करके किया है। हेलो स्टूडेंट्स, रिमेनिंग 15 प्रॉब्लम्स will be uploaded shortly.